मैं तरसीम पंगाल टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। तो बेटे हो सकता है 1-2 दिन लग गया होगी कि आपको क्लास नहीं मिली सर की, बेचैन हो रहे होगे। तो बेटे थोड़ी सी प्लान कर रहा था, बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लास का अरेंजमेंट कर रहा हूँ जैसे तैसे करके। तो बेटे फिर जैसे सामने लिखने की दिक्कत ही नहीं रहेगी, सामने मेरा फेस रहेगा। हो सकता है आपको कई बोलते हैं बच्चे कि सर आपका फेस देख के ज़्यादा समझ में आता है, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सोल्व हो जाएगी। लाइव क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दे पाएंगे, क्योंकि लैपटॉप से जो अपनी क्लासेस चल रही थी उनमें क्लियरिटी अच्छी थी नहीं बेटे, उसको बहुत जल्दी ही दूर कर रहे हैं। तो बेटे आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है जो सीटेट में भी, DSSS में भी, KVS में भी, NVS में भी, आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाइएगा वहां से 1-2 नंबर का पक्का आता है। अगर बात करें सीटेट के एग्जाम की तो बेटे सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे भी चाइल्ड डेवलपमेंट है या EVS है, मैथ है या हिंदी है, आपकी इंग्लिश है या SS है, मैथ साइंस वाले पोर्शन में भी यहाँ से 1-2 नंबर का कन्फर्म पूछा जाता। कुल मिला के सीटेट में इस टॉपिक से बेटे आपके 4 से 5 नंबर कन्फर्म आते हैं। तो बेटे आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को बेटे इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं। तो बेटे पाठ्यक्रम बहुत सारे बच्चों को, यहाँ तक कि कई बार हो सकता है 1-2 टीचर को भी ये डाउट होगा कि भी पाठ्यक्रम के लिए हम इंग्लिश में सिलेबस शब्द का यूज करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं बेटे। सिलेबस अलग चीज है, पाठ्यक्रम अलग चीज है। पाठ्यक्रम का पार्ट है सिलेबस। सिलेबस वो होता है बेटे जैसे भी पाठ्य विवरण। सिलेबस होता है कि 6ठी क्लास का बच्चा हिंदी में क्या पढ़ेगा 1 साल या पूरा सेशन, और इंग्लिश में क्या पढ़ेगा, मैथ में क्या पढ़ेगा। इसी तरह से क्लास वाइज कि प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चा कितना पढ़ेगा, ये सारा का सारा सिलेबस है। और बेटे ये सिलेबस पाठ्यक्रम कतई नहीं है, ये पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज देखते हैं पाठ्यक्रम कैसे क्या है। जैसे मान लो कोई भी स्कूल में बच्चे का भी जो टाइम टेबल है, भी टाइम टेबल में भी कितने पीरियड लगेंगे, गेम पीरियड कितने लगेंगे, लाइब्रेरी के पीरियड कितने लगेंगे। इसी तरह से बेटे बच्चा जो भी पार्टिसिपेट करता है किसी भी प्रोग्राम में, तो जो पार्टिसिपेट करता है वो भी, या स्कूल में कोई सेलिब्रेशन करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, या हम कोई भी स्कूल का एनुअल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, ये सभी के सभी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं बच्चे का, जैसे भी पोर्टफोलियो है, उसका रिपोर्ट कार्ड है, उसके पूरे सारी की क्या परफॉर्मेंस रही, ये सारे के सारे बेटे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो अपने आप में करिकुलम या पाठ्यक्रम बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट कह सकते हो, या टॉपिक कह सकते हो, या विषय कह सकते हो। कुल मिला के स्कूल, क्लास, टीचर, पुस्तकें, सब का सब जो है वो पाठ्यक्रम का ही एक पार्ट है, छोटा हिस्सा है। तो बेटे अब बात करते हैं पाठ्यक्रम। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि सिलेबस और पाठ्यक्रम में क्या फर्क है। जितने भी एक्स्ट्रा अगर हम बात करें, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, वो सारे के सारे पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। अब बात है बेटे आज का जो टॉपिक है ये तो था बेटे पाठ्यक्रम। तो देखिएगा ये लिख दिया मैंने पाठ्यक्रम, और बेटे पाठ्यक्रम के यहाँ मैं लिखता हूँ, अगर पाठ्यक्रम की यहाँ लिखते हैं तो बेटे पाठ्य विवरण। पाठ्य विवरण मतलब सिलेबस होता है। पाठ्य विवरण, पाठ्य विवरण मतलब सिलेबस होता है। पाठ्यक्रम का मतलब बेटे करिकुलम, पाठ्य विवरण का मतलब सिलेबस। ये बेटे दोनों शब्दों को बिल्कुल क्लियर कर ले अपने माइंड में। ये कई बार आप जब इंटरव्यू फेस करते हो KVS में या किसी अच्छे संस्था के अच्छे स्कूल्स में आप इंटरव्यू फेस करते हो, तो वहां पर ये शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो क्लियर बेटे ये होना चाहिए आपको। तो आज अब इस टॉपिक का अगला जो पार्ट है वो पार्ट है भी कि भी आज की जो एजुकेशन है बेटे, आप भी जानते हो कि भी एजुकेशन में देखिएगा एजुकेशन 3 है। एजुकेशन ट्रायंगल है, 3 ध्रुव है। एक तो बेटे यहाँ शिक्षक लगा लीजिएगा, शिक्षक। दूसरा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कह लो, कई इसको गलती से पुस्तक बोल देते हैं। कह बेटे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी बोलो या स्टूडेंट बोलो, भाई विद्यार्थी बोलो या स्टूडेंट्स बोलो एक ही बात है। वैसे अगर विद्यार्थी का नया बेटे नाम आजकल शिक्षार्थी है, जो शिक्षा लेता है, शिक्षार्थी कह सकते हो आप। तो आज पहले की जो प्राचीन हमारी एजुकेशन पद्धति थी, या एजुकेशन जो प्रणाली थी, या एजुकेशन जो सिस्टम था, वो बेटे
शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक जैसे चाहा करता अपनी मर्जी से, चाहे गुरुकुल की शिक्षा रही हो या हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति रही हो, अपनी मर्जी से पढ़ाया करता। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई बेटे। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की अगर हम बात करें, चाइल्ड सेंटर अगर एजुकेशन हो गई है तो पाठ्यक्रम जो निर्माण किया जाएगा वो भी बच्चों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि भी बच्चे मतलब जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो ऐसा फील ना करे, भाई बोझ बर्डन या दबाव महसूस ना करे, उनको लगे कि हमारी काम की चीज है, ये हमारे जीवन से संबंधित है और वो उसमें रुचि दिखाएं। तो बेटे अब बात करते हैं, अब ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में बनता है कि भी जो पाठ्यक्रम निर्माण है, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य एवं महत्व। देखिएगा बेटा टॉपिक लिखा मैंने यहाँ पर है, पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य एवं महत्व। देखिएगा बेटे मैं बार बार बोलता हूं, टॉपिक जो होता है वो टॉपिक की पिक्चर अगर आपके माइंड में क्लियर हो गई ये टॉपिक क्या है, तो फिर इसके पॉइंट तो छोटा छोटा हिस्सा मिनटों के हिसाब से समझ में आ जाएंगे। तो बेटे टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य एवं महत्व। कि मान लो आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद आप एनसीईआरटी में, सीबीएसई में या एनसीईटी में आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, किसी समिति के या कमेटी के आप मेंबर बन जाते हो, सदस्य बन जाते हो, तो वहां पर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है कि हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, तो कैसे पाठ्यक्रम का हम निर्माण करें। तो देखो बेटे टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य। तो देखो बेटे पाठ्यक्रम निर्माण मतलब इसको तैयार करना, इसकी संरचना करना, या अब उद्देश्य का मतलब होता है क्यों, महत्व का मतलब होता है बेटे फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि भी पाठ्यक्रम निर्माण के उद्देश्य, अब आखिर पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाए, कि भी पाठ्यक्रम निर्माण क्यों जरूरी है। जैसे आपसे भी आप सीटेट की कोचिंग क्यों लेते हो, या आप सीटेट क्रैक क्यों करना चाहते हो, आप सीटेट पास क्यों करना चाहते हो, फिर इसका क्या फायदा है। जैसे भी सीटेट पास करके आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो, फायदा सैलरी अच्छी, समाज में सम्मान अच्छा, पद अच्छा, टेंशन फ्री लाइफ। तो बेटे इसी तरह से कि भी आखिर क्यों, कि पाठ्यक्रम निर्माण क्यों, कि भी पाठ्यक्रम निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। उसके बाद बेटे अगला है कि इसके क्या फायदे हैं भाई। तो बेटे टॉपिक है पाठ्यक्रम निर्माण क्यों, कि पाठ्यक्रम निर्माण क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है। अब बेटे इसके पॉइंट हैं। तो बेटे ये है टॉपिक कि पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं। बेटे उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्ट होता है और महत्व का मतलब बेनिफिट लगा सकते हो आप यहाँ पर। तो बेटे इसका जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा ये था टॉपिक। अब इसका पहला पॉइंट है, नोट करता हूं बेटा मैं, पाठ्यक्रम निर्माण क्यों हुई। तो देखो बेटे पहला पॉइंट कह रहा है पाठ्य विवरणों के निर्माण में सहायक। देखिएगा पहला जो इसका पॉइंट है, पाठ्य विवरणों के निर्माण में सहायक। अब बेटा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि भाई सिलेबस जो है, सिलेबस जब हम तैयार करते, पाठ्य विवरण का मतलब बेटे सिलेबस को जब हम तैयार करते तो उसमें हेल्पफुल। देखिएगा एक बच्चा 6ठी क्लास में है, एक बच्चा 10वीं क्लास में, एक बच्चा 12th क्लास में है, एक 3rd क्लास में, एक 5th में है, एक 8th में है। तो पाठ्य विवरण का मतलब सिलेबस की 3री क्लास में किस सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, ये पाठ्यक्रम के द्वारा ही डिसाइड होता है कि भी 3री क्लास में बच्चे को क्या पढ़ाना है, किस सब्जेक्ट में, 5वीं में क्या पढ़ाना है, 6ठी में क्या पढ़ाना है, 8वीं में क्या पढ़ाना है, 10वीं में क्या पढ़ाना है।
ये बेटे पाठ्यक्रम के हिसाब से ही, जैसे देखते होगे आपकी भी प्रत्येक बुक में यूनिट बटी हुई है, जैसे चैप्टर हैं, फिर यूनिट बटी हुई है, यूनिट के बाद फिर कंप्लीट सिलेबस होता है। जैसे भी टर्म बांट देते हैं कि भी 60%, जैसे CCE आया था हमारा कि भी 40% SA1 में और 60% SA2 में, जो बेटे, और उसके जैसे FA1 FA2 ये हुआ करते। तो देखिएगा, तो अब यूं करें पाठ्य सिलेबस का विवरण कि सिलेबस, जैसे भी हम इंडेक्स में देखते हैं, इंडेक्स लगा लो या विषय सूची लगा लो कि हम इस क्लास में इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करेंगे। तो बेटे पाठ्यक्रम का पहला उद्देश्य तो क्या है कि भी ये हमें पाठ्य विवरणों के निर्माण में सहायता करता है या हेल्पफुल है बेटे, क्योंकि इसके द्वारा सिलेबस तैयार करा जाता है प्रत्येक क्लास वाइज बेटे सबका, चाहे आप MA कर लो, PhD कर लो, MPhil कर लो या 10th 12th, प्रत्येक क्लास का अपना एक सिलेबस होता है। इसके बाद बेटे अगला जो है, अगला पॉइंट है इसका, पूरे समाज में समान शिक्षा प्रदान करने में सहायक। देखिएगा यूं कर, अभी पूरा समाज, ये अपना देश जो भारत देश है, इसको पूरा समाज कह लो, पूरा राष्ट्र कह लो। अब देखिएगा, जैसे विभिन्नता में एकता है, विविधता में एकता है, क्योंकि अपना देश राज्यों में बटा हुआ है, विभिन्न राज्यों में। तो कोई राज्य कुछ कराएगा अपनी मर्जी से, कोई कुछ कराएगा। तो पाठ्यक्रम का देखिएगा एक उद्देश्य ये भी किस लिए पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ती है, पाठ्यक्रम क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि पूरे समाज को हम एक समान ले चले। क्योंकि कहते हैं ना हम आई एम इंडियन बोलते हैं, तो सारा देश एक है। तो पूरा समाज, चाहे कोई बच्चा बेटे हरियाणा से बिलोंग करता है, चाहे कोई राजस्थान से, चाहे कोई बिहार से, चाहे कोई यूपी से, चाहे कोई महाराष्ट्र से, चाहे कोई बेटे तमिलनाडु से, चाहे JNK से, पूरे के पूरे पहले उस राज्य स्तर पर, फिर बेटे अपने देश में 5th क्लास का बच्चा है तो उसके 5th क्लास के मानसिक स्तर के अनुसार, मेंटल लेवल के हिसाब से ही पाठ्यक्रम ये नहीं उनके ऊपर थोपा जाए। पहले क्या हुआ करता भी अलग अलग, जिसका जो मर्जी वो उसी हिसाब से पढ़ा दिया करता। लेकिन आज आप देखते हो कि भी प्रत्येक स्टेट में NCERT की बुक्स गवर्नमेंट ने, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने कह दिया भी NCERT पढ़ेगा, तो वहां से पाठ्यक्रम में समानता आ जाती है पूरे समाज में। अब पहले कह दिया कि दिल्ली की पढ़ाई ऐसी, हरियाणा की ऐसी, यूपी की ऐसी, बिहार की ऐसी है। अब वो अलग अलग डिवीजन नहीं रहा उसका, पूरे समाज में पाठ्यक्रम से क्या होता है बेटे, जो अपना देश है उसमें पूरे समाज में लगा लो, पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है बेटे, पैरेलल एजुकेशन डिलीवर की जाती है इससे, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि मैं पीछे रह गया, पता नहीं वहां क्या होता होगा। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही ये संभव हो पाया, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण जरूरी है भाई। अगला पॉइंट है बेटे, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिएगा बेटे, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखिएगा क्या कह रहा है ये बेटे, पॉइंट कह रहा है पाठ्यक्रम इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको प्राप्त कर ले भी बच्चा। एजुकेशन के ऑब्जेक्ट क्या है देखिएगा, मान लो कि भाई एक बच्चे ने भी 10th पास कर ली, तो 10th के लिए पाठ्यक्रम के बगैर नहीं होगे। 10th 12th ये तो होगी बेटे, जैसे एजुकेशन भी 10th 12th ग्रेजुएशन की उसने, या कई बार होता है कि भी बच्चा मान लो बिजनेस लाइन में जाना चाहता है, वो कॉमर्स स्ट्रीम को अपनाता है, कई बार बेटे आर्ट्स स्ट्रीम को अपनाता है, कई बार साइंस को, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो जो अब मान लो कोई बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर भी उनका पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम के जरिए बेटा जो उनके ऑब्जेक्ट है, अब जैसे एक होता ऑब्जेक्ट और एक होता बेटे गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य कह लो, गोल कह लो, एम कह लो। ऑब्जेक्ट होता है उद्देश्य बेटे। जैसे देखिएगा ये है लक्ष्य और ये है ऑब्जेक्ट,
किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य मतलब बड़ा होता है कि भी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, ये है एम होता है। ये इंसान का एम कह लो या बेटे गोल कह लो, या बेटे आप इसको लक्ष्य कह सकते हो। तो यूं कह रहा कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा भी पहले 10th करेगा, फिर 12th करेगा, फिर जैसे आपने जेबीटी या ग्रेजुएशन के बाद किसी ने बीएड की, डीएलएड की, एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो ये शिक्षा के जो उद्देश्य हैं। इसी तरह से बेटे कोई डांस में जाना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, और कोई बेटे पेंटिंग करना चाहता है, कोई चित्रकारी करना चाहता है। इस तरह से जो है सबके शिक्षा के अपने अलग अलग छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो पाठ्यक्रम के जरिए म्यूजिक अगर आप ले रहे हो तो म्यूजिक वाले बच्चे को ये पढ़ना है, और उसके बाद म्यूजिक ले रहे हो तो म्यूजिक वाले बच्चे को ये पढ़ना है, डॉक्टरी आप कर रहे हो तो बेटे ये करना है। तो ये शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायक होता है, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो सिलेबस पढ़ के ये एग्जाम देता है, तब इसको डिग्री या डिप्लोमा बेटे प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए अपने गोल की तरफ बढ़ जाता है। तो बेटा इसके बाद अगला जो पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, बिल्कुल आसान सा है। पाठ्यक्रम के द्वारा देखिएगा अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम निर्माण क्यों। तो बेटे छात्रों को ये बताने में सहायक, छात्रों को ये बताने में सहायक कि उनको कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है। देखिएगा बेटे पढ़ना है, ध्यान दे कि भी पाठ्यक्रम के द्वारा ये पता चलता है कि भी तीसरी क्लास के बच्चे को हिंदी में कितना पढ़ना है, मैथ में कितना पढ़ना है, इंग्लिश में कितना पढ़ना है, ईवीएस में कितना पढ़ना है। इसी तरह से कोई भी क्लास है कि भी छात्रों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही ये पता चलता है किस क्लास में कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। जैसे मोस्टली 10th तक प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग टॉपिक कवर हो जाते हैं, फिर 11th 12th में वो विस्तार से हो जाते हैं। तो किस क्लास के बच्चे को कितना पढ़ना है ये पाठ्यक्रम भी निर्धारित करता है, क्योंकि बेटे जब पाठ्यक्रम या सिलेबस उसका बनाया जाता है तो उसके मानसिक स्तर को देखकर या मेंटल लेवल को देखकर ही वो निर्धारित किया जाता है। आगे बढ़ते बेटे पाठ्यक्रम के द्वारा, अगला जो पॉइंट हमारा पाठ्यक्रम के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा बेटे सप्ताह, महीना, वर्ष, यूं कह सकते हो वीकली, मंथली और बेटे एनुअली कह लो। सप्ताह, महीना, वर्ष में क्या पढ़ना है। देखिएगा जैसे टीचर भी आपका क्लास टेस्ट लेता है, कहने का मतलब ये है कि सप्ताह में, माह में, वर्ष में सामग्री निर्धारित कर दी जाती है कि भी 1 वीक में ये कराना है, फिर 1 मंथ में कंप्लीट ये कराना है, वर्ष में जैसे भी बटा रहता है कि भी टर्म वाइज बटा रहता है, जैसे भी एस 1 कह लो, उसके बाद एस 2 कह लो, 40% इसमें, 60% इसमें। तो इस तरह से कि भी पहले उसको जैसे सप्ताह में भी बांटना है, उसके बाद उसको सप्ताह के बाद बेटे जो है उसको मंथ में बांटना, मंथ के बाद पूरा का पूरा ईयरली की भी पूरे साल में पढ़ना। ये सारा का सारा पाठ्यक्रम द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, इसीलिए पाठ्यक्रम बनाने की जरूरत पड़ती है बेटे। आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा। देखिएगा अगला जो पॉइंट है बेटे पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पाठ्यक्रम के द्वारा बेटे छात्रों की क्षमता और योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है।
मूल्यांकन किया जाता है। देखिएगा बेटा, यूं कह रहा है कि भी पाठ्यक्रम के द्वारा किस बच्चे में कितनी क्षमता है, कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ पाया, भी कितना वो याद कर पाता है, इसका पता हम लगाते हैं मूल्यांकन से। और बेटे मूल्यांकन भी पाठ्यक्रम का ही एक हिस्सा है। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन कह लो या परीक्षा कह लो, बच्चे की जो परीक्षा ली जाती है वो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो बेटा इसके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि छात्रों की क्षमता कि वो कितना सीख पाए, उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाए कि भी वो बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, कि भी वो बच्चा 40% पे है, 60% पे है या 90 अबो है। ये सारा का सारा किससे पता चलता है बेटे? मूल्यांकन से या परीक्षा से या एग्जामिनेशन से। और ये किसका हिस्सा है? पाठ्यक्रम का। तो बेटे पाठ्यक्रम की जरूरत इसलिए पड़ती है। अब आगे बेटे जैसे भी अब परीक्षा ले ली तो अगला पॉइंट है छात्रों की कमियों का पता लगा करें। छात्रों की कमियों का पता लगा कर उनको दूर करना, उनको दूर करने के लिए भी, दूर करने के लिए। तो यूं कर बेटे कि भी छात्रों की कमियों का, जैसे आप पढ़ोगे कि भी मूल्यांकन एक निदान, निदान शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा। मूल्यांकन ये बताता है कि भी कोई बच्चा फेल हुआ या पास हुआ। इट मीन्स टेस्ट। टेस्ट मतलब देखिएगा बेटे टेस्ट, टेस्ट मतलब परीक्षा, टेस्ट मतलब परीक्षा। और बेटे उसके बाद बात करते हैं निदान की। तो निदान क्या है? निदान का मतलब होता है ये पता लगाना कि बच्चा फेल क्यों हुआ। उसके बाद बेटे उपचार का मतलब इलाज, उपचार का मतलब ट्रीटमेंट। जैसे मान लो कोई इंसान बीमार हो जाता है, तो बीमार होता है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये फला फला टेस्ट करा लो। तो टेस्ट में जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको ये बीमारी है। तो वो देखो बेटे टेस्ट मतलब मूल्यांकन, टेस्ट का मतलब परीक्षा। परीक्षा में पता चला कि वो बच्चा पास हुआ कि फेल हुआ, ये पता चला परीक्षा से। फिर वो बेटे फेल क्यों हुआ, कोई बच्चा फेल क्यों हुआ, ये पता लगाना ही निदान है। आगे से वो फेल ना हो। जैसे डॉक्टर कहता ना भी तो आप मतलब बीमार क्यों हुए, इस कारण हुए, आगे से वो काम नहीं करना, ऊपर से वो दवा दे देता है कि आप दोबारा बीमार ना हो। उसी को इलाज बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं या उपचार बोलते हैं। इसी तरह से बेटे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है ये, छात्रों की कमियों का पता चलता है, उसकी बेटे वीकनेस का पता चलता है, और बेटा फिर वो वीकनेस दूर करके और जो है आगे इसको बढ़ाया जाता है। तो ये भी बेटे पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। तो बेटे पाठ्यक्रम के द्वारा देखिएगा क्यों आखिर पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी। आगे बढ़ता बेटे अगला जो पॉइंट है कि भी पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक की जानकारी मिलती है। देखिएगा अब मान लीजिए कि एक टीचर अपना 100% दे रहा है, भी पूरा पढ़ा रहा है, तो पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षक की जानकारी पता चलती बेटे। शिक्षक की या बेटे शिक्षक के बारे में, शिक्षक की जानकारी प्राप्त करने में सहायक। देखो बेटे पॉइंट ये कह रहा है कि भी पाठ्यक्रम से कि एक टीचर ने कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, उसने किस मेथड का प्रयोग किया, किस विधि के द्वारा पढ़ाया, इस पाठ्यक्रम से ही पता चलता। जब परीक्षा दी गई तो पता चला कि रिजल्ट अच्छा आया या अच्छा नहीं आया। अगर रिजल्ट अच्छा आता तो टीचर की तारीफ होती है, अगर अच्छा नहीं आता तो 1-2 साल दे के कहते हैं सुधार करो। तो हो सकता है टीचर की जो शिक्षण पद्धति है, प्रणाली है या मेथड है, उसको वो चेंज करना पड़ जाए। तो पाठ्यक्रम के द्वारा ही ये चीज बेटे पॉसिबल हो पाएगी। अब अगला जो है ये तो थे बेटे पाठ्यक्रम जो है उसके बेनिफिट है और पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है। अब मान लो आप पाठ्यक्रम बना रहे हो तो अगला जो है कि
कि भी पाठ्यक्रम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिएगा कि भी मान लो आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, बातों का कह लो या बिंदुओं का कह लो, ध्यान रखना है। टॉपिक कह रहा है कि आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो तो आपको किन किन बिंदुओं का, किन किन पॉइंट का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटे देखिएगा, मान लो आपको पाठ्यक्रम बनाना है तो पाठ्यक्रम कैसा हो, कि पाठ्यक्रम बच्चों के लिए कैसा हो, तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट बेटे देखिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सपोज करो आपको पाठ्यक्रम बनाना है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे कि भी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो बेटे देखते हैं, फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है भाई लचीला कह लो, लचीला कह लो, लचीला कह लो, दोनों शब्द यूज होते हैं बेटे इसके लिए, लचीला भी लचीला भी। इंग्लिश रूपांतर इसका फ्लेक्सिबल, कि भी पाठ्यक्रम ये नहीं एक बार बना दिया थोक दिया, वो टाइट नहीं हो, कि पाठ्यक्रम में जहां पर जरूरत पड़े, मान लो लगता है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम हाई बन गया तो मानसिक स्तर के अनुसार उसको बदलने की गुंजाइश होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। नहीं एक बार बन गया सो बन गया, बच्चे फेल हो तो होने दो। जैसे कई बार देखते हैं होता क्या है कि भी 10th क्लास का रिजल्ट लगातार खराब आ रहा है किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो वहां पर फिर ऐसा तो है नहीं कि एक भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, उनका भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो फिर कहते हैं पाठ्यक्रम ये लेवल, जैसे सुनने में आता है कि भी 9th का मैथ 10th की अपेक्षा मुश्किल है, 11th का मैथ 12th की अपेक्षा मुश्किल है, तो उसमें पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो बदलाव होगी। तो अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बेटे ध्यान रखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए या लचीला होना चाहिए। अगला है वातावरण के अनुसार, बच्चा जैसे जिस इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंग, अगर बच्चा इंडिया से बिलोंग करता है तो कहते हैं ना कि बच्चों से, जैसे एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों की लाइफ से जोड़ के उदाहरण दो, उसको व्यवहारिक एजुकेशन दो, उसको दैनिक जीवन की एजुकेशन दो। तो वातावरण के अकॉर्डिंग बेटा अगला है वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार जब आप पाठ्यक्रम बनाओगे तो जो इन्वायरमेंट है बच्चे का उसको ध्यान में रख के उसी से संबंधित हमें एग्जाम्पल देने हैं, उसी से संबंधित उसको जो है जो भी एक्टिविटीज करानी है वो सारी की सारी उसी से संबंधित होगी जो उसका बैकग्राउंड है। अब मान लो कोई ऐसी एक्टिविटी करा दी जो उसके आसपास है ही नहीं तो कैसे करेगा, सीखेगा ही नहीं। वही एक्टिविटी कराएगी जो आसपास में वो देखता है। अगला है जीवन के लिए उपयोगी, भाई तो पाठ्यक्रम बनाए तो वो लाइफ में उसका यूज होना चाहिए, जीवन के लिए उपयोगी हो भाई, यूजलेस नहीं हो। कि भाई मान लो जो बच्चा जिस फील्ड में पढ़ रहा है, चाहे कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट है या भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वो जीवन में काम आए। अब जो एजुकेशन एनसीएफ 2005 यही कह रहा है, जो एजुकेशन हम स्कूल में आजकल कलेक्ट कर रहे हैं औपचारिक रूप से या फॉर्मल रूप से, वो एजुकेशन अपने जीवन में काम आनी चाहिए। यूं नहीं पढ़ तो लिया लेकिन उसको पता कुछ भी नहीं व्यवहार का, तो जीवन उपयोगी होना चाहिए पाठ्यक्रम। अगला बेटे पूर्व ज्ञान से संबंधित, पूर्व ज्ञान से संबंधित बेटे तो रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से संबंधित। जैसे कई बार देखा होगा आपने कि भी 7वीं क्लास को पढ़ा रहे, 8वीं को पढ़ा रहे, तो कहते भी ये आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको बच्चे को जो पहले आता है उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिलेट करके हम पाठ्यक्रम बनाए, ताकि बच्चे को लगे पढ़ते समय ये तो मुझे आता है, इससे उसमें पॉजिटिवनेस आएगी, सकारात्मक उसकी सोच बनेगी। हाँ बस मैं कर लूंगा, मुझे 30% और करना है, 70% तो मुझे आता है। अगला बेटे क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है उसके अनुरूप हो। देखिएगा अगला कह रहा है भी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुरूप हो भाई। देखिएगा कहने का मतलब ये है जो पाठ्यक्रम आप बनाने जा रहे हो वो क्रियाशीलता मतलब होता है एक्टिव। बच्चे एक्टिव, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस है
उसके अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिप, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी जो है वो एक्टिव रहे बच्चा उसमें। क्लास में उसको ये ना लगे कि भी नर्वसता है, बोरिंग सी है, बच्चा लगे कि बच्चा कुछ कर रहा है, बच्चा कुछ सीख रहा है। मतलब पाठ्यक्रम में प्रत्येक चैप्टर में 2, 4, 5, 10 पॉइंट ऐसे जरूर हो कि बच्चे को बार बार वो पढ़ाई की तरफ खींच लाए, वो उसमें एक्टिव लगे कि बच्चा लगा हुआ पढ़ाई में, ये नहीं टीचर पढ़ाए जा रहा है, नर्वसता है और वो बच्चा ऐसे ही शांत उसमें पड़ा हुआ है। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ध्यान रखें, चाहे उसमें आप क्वेश्चंस डालें या कोई ऐसे खास शब्द डालें विशेष जिससे बच्चा उसमें रुचि दिखाए। तो उसमें क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है बेटे, एक्टिविटीज प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको लेना है। उसके बाद छात्रों की रुचि, भाई अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है छात्रों की रुचि, कि भी छात्र किस स्तर का। देखो छात्रों की रुचि की अगर हम बात करें तो बेटे प्रत्येक एज के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, क्लास के हिसाब से बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, उसकी रुचि चेंज होती रहती है। तीसरी, चौथी, पांचवी बच्चा अलग अलग सोचता है, वो अपने माँ बाप टीचर को सबसे बड़ा मानता है, भगवान मानता है, उन्हीं की बात करता है। 7वीं 8वीं में आता है, थोड़ी सोच बदल जाती है। देखो कई बार जैसे हमने नोटिस किया है, 8वीं तक के लड़के, अगर कोएड स्कूल है, कोएड क्लास है, तो 8वीं तक का लड़का क्या कहेगा, पेन पेंसिल दे दे, पेन नोटबुक दे दे, पेन पेन मिलेगा। 9th में होते ही वो कहता है कि मुझे भैया मत बोल, गाली दे रहे भैया मत बोल। तो बेटे ये उसकी एज के हिसाब से उसकी थिंकिंग बदल जाती है, उसकी रुचि बदल जाती है। तो उसी हिसाब से प्रत्येक क्लास का बच्चा किस एज में क्या सोचता है, क्या उसकी रुचि है, उस रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना बेटे। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है बेटे, वो उसकी मानसिक स्तर के हिसाब से भी, मेंटल लेवल कह लो, मानसिक जो स्तर है उस हिसाब से, मानसिक स्तर के अनुरूप। भाई अब यूं कह रहा है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो बच्चे का ये जरूर देख ले कि उसका मेंटल, ये नहीं कि 5वीं में का पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं और 9वीं का डाल दिया क्वेश्चन, 10वीं का डाल दिया, 12वीं का डाल दिया, या उदाहरण ऐसे डाल दिए। तो बेटे उसके जैसे मेंटल एज भी देखनी है, जैसे आप निकाला करते ना मेंटल एज, एक होती है भाई जैसे भी मेंटल एज, एक कहते हैं कि भी बच्चे जैसे IQ लेवल करा करते हम, तो वहीं पर तो जब पाठ्यक्रम का निर्माण करे तो उसका ये देखना बच्चा कितनी एज का है, उसका जरूर ध्यान रखना बेटे। अगला है बेटे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बेटे देखिएगा क्या मतलब इसका, आवश्यकताओं के अनुसार। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो समाज क्या चाहता है कि जो हमारे आस पड़ोस में जो रहे वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे अधिकारी बने, अच्छे अफसर बने, अच्छे कर्मचारी बने। तो समाज जैसा चाहता है, समाज की जरूरत हो कि समाज को डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। जैसे देखा होगा अभी कोरोना में, अब देख लो हाल फिलहाल डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये समाज के अकॉर्डिंग, समाज को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करें कि भी कितने इंजीनियर के, कितने डॉक्टर्स की, कितने वकील्स की, तो उस हिसाब से पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ेगा बेटे। आगे बढ़ते हैं शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल जो ऑब्जेक्ट है उनके, कि भी एक बच्चा देखेगा। अगला है जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो उसके जो शैक्षिक जो उद्देश्य है उनको जरूर ध्यान में रखें। कि भी देखिएगा कि एक मान लो आप एक अच्छा टीचर अच्छे टीचर का निर्माण करना चाहते हो, तो टीचर के लिए, एक अच्छे टीचर के लिए जैसे भी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, उसके बाद सच्चाई, आइडल, ये सारे उसमें गुण होने चाहिए कि बच्चे उसको माने। तो जैसे एक डॉक्टर के लिए, एजुकेशन के लिए भी, जैसे भी आफ्टर 12th MBBS करता है, उसके बाद बेटे MD करता है, सर्जन MD करता है, MS करता है, इसी तरह से 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना है कि भी किस पोस्ट के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए या किसी फील्ड के लिए किस किस प्रकार के पाठ्यक्रम की जरूरत है, तो उसी हिसाब से हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना है। लास्ट पॉइंट है बेटे राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाला हो भी पाठ्यक्रम, जागृत करने वाला देखिएगा। राष्ट्रीय का मतलब नेशनल है, राष्ट्रीय जैसे कहते हैं ना, राष्ट्र का मतलब नेशनल, राष्ट्रीय नेशनलिज्म,
कि जो पाठ्यक्रम हम बनाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन, नॉट आई एम भाई जैसे कोई कहता है हम हरियाणा से हैं, बिहार से, यूपी से, सिक्किम से, आई एम इंडियन। तो राष्ट्र सर्वोपरि है, ऐसा पाठ्यक्रम हो, चाहे उसमें जीवनियां डले, चाहे हमारे जो महापुरुष हैं उनका इतिहास बताया जाए, चाहे हमारे लिए बेटे कोई गौरव की बात हो, तो बच्चे के अंदर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना हो। जैसे वो कोरोना का ये प्रकोप चला हुआ है, आपदा चली हुई है, उसमें सारा राष्ट्र एक है कि भी वहां से निर्णय ले दिया मोदी जी ने, वो सारे देश में माना जाता है। तो बेटे सबसे पहले की राष्ट्र कि भी देश बचेगा, देश बचेगा, देश की भलाई हमारी भलाई है। तो पाठ्यक्रम में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, राष्ट्र प्रेम उनमें जागृत करने के लिए महापुरुषों की जीवनियां, उसे अपने देश में जो जो बेटे अचीवमेंट किए हैं किसी खास विशेष व्यक्तियों ने, वो डाल ले, या हमने कोई बहुत बड़ी बेटे विश्व में भी जैसे भी मंगलयान भेजा था, सफलता अर्जित कर ली, वो जरूर डलनी चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि मैं भी बड़ा होकर ये करूंगा और मेरा भी नाम होगा पूरे विश्व में। तो बेटे पाठ्यक्रम निर्माण के लिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी बेटा। आज का टॉपिक इतना ही बेटे। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप अपने टीएनआई कॉलेज के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहो बेटे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।